तो चलो आज हमारी 10th क्लास में चौथी लेक्चर है और 4th लेक्चर में आज हम देखने जा रहे हैं कि कैसे असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद अंग्रेज़ों का रुख होता है। असहयोग आंदोलन जैसे समाप्त हुआ था, मार्च 1922 में गांधी जी को पकड़ के 6 साल की सज़ा सुना दी गई और गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। अब असहयोग आंदोलन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसके ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ बातें बता देते हैं, शायद तुम्हारे 10th क्लास के टॉपिक में नहीं है इसलिए हम उसको लिखेंगे नहीं। स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 ईस्वी में। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है क्योंकि 22 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति होती है और 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। स्वराज पार्टी के संस्थापक 2 लोग थे। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू, ये दोनों लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्टूडेंट्स, हमने बात किया था कि कैसे विधान परिषद के चुनाव का भी बहिष्कार किया गया था। बताया था मैंने कि विधान परिषद के चुनाव में भाग नहीं लेना है, गांधी जी ने इसका भी बहिष्कार किया था। लेकिन इन लोगों का मानना था कि जब असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो ही गई तो अब विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहिए। जिस कारण से इन दोनों लोगों ने गांधी जी से सहमति ली कि विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहिए। गांधी जी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, कांग्रेसियों को विधान परिषद के चुनाव में भाग नहीं लेना है। जिस कारण से ये दोनों व्यक्तियों ने कांग्रेस को क्या कर दिया? छोड़ दिया। कांग्रेस को क्या कर दिया? छोड़ दिया और अलग से एक पार्टी की स्थापना की जिसका नाम रखा गया स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का मकसद क्या था कि विधानमंडल या विधान परिषद के चुनाव में भाग लेकर और तब हम जाएंगे संसद के अंदर और वहां पे जाके जब कानून का निर्माण हो रहा होगा तो वहां विरोध करेंगे। ये इनका मानना था। चुनाव भी हुए, इन लोगों को सफलता भी मिली और विट्ठल भाई पटेल विधान परिषद में अध्यक्ष चुने जाने वाले प्रथम भारतीय बने। विट्ठल भाई पटेल जो किस पार्टी से थे? स्वराज पार्टी से थे। तो स्वराज पार्टी हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूं। स्वराज पार्टी के बाद हम देखेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन या साइमन आयोग। ये क्या था? 1919 में भारत के लिए एक अधिनियम अंग्रेजी सरकार ने पास किया था जिसे बोलते हैं 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम में ढेर सारी बातें हुई जिसे मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उस समय भारत का सचिव था मोंटेस्क्यू और चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय के रूप में काम कर रहा था। तो 1919 का जो अधिनियम आया उसमें कहा गया कि 10 सालों के बाद इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। कितने साल बाद? 10 साल बाद। 10 साल बाद इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। तो 1919 के 10 साल के बाद क्या होता? 1929 क्या होता? 1929। लेकिन 2 साल पहले ही मतलब 1927 में ही अंग्रेजों ने इसकी समीक्षा करने के लिए एक कमीशन का गठन कर दिया जिसका क्या नाम दिया जाता है? साइमन कमीशन। इनको एक और काम करना था साइमन कमीशन को कि भारत में संवैधानिक सुधार क्या हो सकते हैं, किस प्रकार से संविधान भारत के बनाए जा सकते हैं, संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया जाए, उसकी भी जांच करनी थी साइमन कमीशन को। जैसे ही 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है भारत में इसका बहिष्कार शुरू हो जाता है। भारतीयों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध के क्या कारण हो सकते हैं साइमन कमीशन के? तो सबसे पहले साइमन कमीशन के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि साइमन कमीशन में कितने लोग शामिल थे। तो साइमन, देखो भाई, सा दिया, यहाँ पे सा दिया है, सा से याद रखना 7। सा से क्या याद रखेंगे? 7। साइमन कमीशन में कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। 7 मेंबर साइमन कमीशन में शामिल थे और 7 के साथ कौन थे बेटा? अंग्रेज थे। 7 के साथ कौन थे? अंग्रेज थे। अब मुझे एक बात बताइए, हम आपके
लोकल एग्जाम्पल्स को ज़्यादा लेके समझाने की कोशिश करते हैं। आपके घर का कोई नियम कानून बनाना हो, ठीक है, तुम्हारे घर में 10 लोग हैं परिवार में, और तुम्हारे घर का कोई नियम कानून बनाना हो, और नियम कानून बनाने के लिए हम बुला रहे हैं दिल्ली से लोगों को, ठीक है। तो मुझे बताओ, दिल्ली के जो लोग आएंगे वो तुम्हारे घर के ऊपर कौन सा नियम थोप देंगे? ऐसा नियम मत बना दे जिसके कारण तुम्हें हो सकता है दिक्कतों का सामना करना पड़े, या ऐसा नियम जो तुम्हें पचे ही ना। तो इसीलिए जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं नियम और कानून बनाने, उनमें कम से कम तुम्हारे भी घर के तो लोग होने चाहिए, ताकि बता पाए कि हमारे यहाँ ये नियम सूटेबल रहेगा, ये नियम सूटेबल नहीं रहेगा। यही उस समय भी हो रहा है। संविधान किस देश का बनाना है? भारत का। किस देश का? भारत का। और आ कहाँ से लोग रहे हैं? इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। जिस कारण से भारतीयों ने इसका क्या करना शुरू कर दिया? विरोध। कितने लोग शामिल थे? 7, और 7 के 7 अंग्रेज थे, 7 के 7 ब्रिटेन से थे। यही कारण था कि भारतीयों ने इसका प्रबल विरोध करना शुरू कर दिया। भारतीयों का कहना था कि कुछ इंडियंस को भी इसमें क्या कीजिए? शामिल कीजिए, ताकि नियम और कानून या संविधान की प्रक्रिया में वो लोग क्या कर पाए? योगदान दे पाए। ठीक है। ठीक है। तो चूंकि इसलिए कहा जा रहा है कि भारतीयों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय वकालत इतने ज़्यादा लोग कर लिए थे। जैसे गांधी जी भी वकील थे, मोतीलाल नेहरू वकील थे, चित्तरंजन दास वकील थे, कई लोग वकील उस समय थे। तो भारतीयों का कहना था कि क्यों अंग्रेज ही हमारे भारत के संविधान की समीक्षा करेंगे? हमारे भारतीयों में भी तो पावर है, उनको भी तो कानून की जानकारी है, वो लोग भी संविधान का निर्माण कर सकते हैं। तो 7 में से कुछ लोगों को भारतीयों भी होना चाहिए, भारतीयों को भी शामिल कीजिए इसमें, 7 के 7 अंग्रेज नहीं रहने चाहिए। लेकिन अंग्रेजों को ये लगता था कि भाई भारतीयों में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपना संविधान का निर्माण कर पाए। जैसे ही 1928 में साइमन कमीशन बंबई पहुंचा, सबसे पहले साइमन कमीशन भारत में कहाँ पहुंचा बेटा? बंबई। 1928। अब बना कब था? 1927। आने में उस समय टाइम लगता था। 1927 में बना था और 28 में क्या कर रहा है? भारत आ रहा है। कहाँ पे? बंबई में। साइमन कमीशन जो था, इसमें 7 लोग थे, लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम दिया गया। जैसे मैंने बताया था कि सर सिडनी रॉलेट के नाम पर रॉलेट एक्ट रख दिया गया था, ठीक उसी प्रकार से साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन ये क्या थे? अध्यक्ष थे। ये क्या थे? अध्यक्ष थे। तो सर जॉन साइमन इस 7 सदस्य में से एक मेंबर भी थे और इसके क्या थे? अध्यक्ष भी थे, जिस कारण से इसी के नाम पर साइमन कमीशन या साइमन आयोग, इस कमीशन का नाम रख दिया गया। जैसे बंबई साइमन कमीशन पहुंचता है, लोग काले झंडे दिखाना शुरू कर देते हैं। काला झंडा बेटा नफरत या विरोध का प्रतीक होता है। इस प्रकार से लोगों ने इसके सामने काले झंडे दिखाना शुरू कर दिए और एक नारा लगाने लगे, साइमन कमीशन वापस जाओ। नारा क्या था? साइमन कमीशन वापस जाओ। इंग्लिश में बोल रहे थे गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, साइमन कमीशन वापस जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। साइमन कमीशन जब लाहौर के क्षेत्र में पहुंचा, तो लाहौर में लाला लाजपत राय उस समय एक्टिव थे उस क्षेत्र से। लाला लाजपत राय ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया और साइमन कमीशन के विरोध में उन्होंने एक सभा का भी आयोजन किया। तभी वहाँ पे एक अधिकारी था सॉन्डर्स ने लाठीचार्ज का आदेश दिया और लाला लाजपत राय के शरीर पे इतनी लाठीचार्ज हुई कि उसी के चोट से लाला लाजपत राय की कुछ दिनों के बाद क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय उन लाठियों के चोट पे कहते भी रहे कि अंग्रेजों की एक एक लाठी उनकी ताबूत की कील साबित होगी। कहने का मतलब ये है कि बेटा जब ईसाई धर्म में लोग मरते हैं तो उनको ताबूत बनाया जाता है। देखा है वो ताबूत जो इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। इसमें लोगों को जो उनकी लाश होती है सुला के उसके बाद ढक दिया जाता है। तो उन्होंने कहा था कि जितना तुम मुझे मारोगे, तुम अपना ताबूत बना के कील ठोक रहे हो उसके अंदर।
मतलब अपने भी मरने की तैयारी कर रहे हो। और वहीं सॉन्डर्स की हत्या बाद में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों लोग मिलकर करते हैं, क्योंकि सॉन्डर्स ने ही लाठी चलाने का आदेश दिया था लाला लाजपत राय के ऊपर। और बाद में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को फांसी भी दे दी जाती है। तो इस प्रकार से साइमन कमीशन का भारत में विरोध होना शुरू हो जाता है। तब उस समय एक सचिव था भारत का, बिरकनहेड, वो भारत में सचिव था। बिरकनहेड ने कहा कि अगर भारतीयों में इतना हिम्मत है, तुम लोग साइमन कमीशन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, इसका मतलब तुम लोगों के अंदर हिम्मत है, अपना संविधान खुद बना सकते हो। तो बिरकनहेड ने चैलेंज देते हुए कहा कि किसी भारतीयों में दम है तो वो संविधान बना के दिखाए और हम साइमन कमीशन को वापस भेज देंगे। लेकिन उसे ऐसा संविधान बनाना चाहिए जिसे पूरे भारतीयों को एक्सेप्ट हो। कहने का मतलब कि दिल्ली से जो लोग आए थे तुम्हारे घर का नियम कानून बनाने, उसका तुम लोग विरोध कर रहा है कि नहीं नहीं भाई, इनके द्वारा बनाए गए कानून तो हम नहीं मानेंगे, हमारे भी घर के कुछ लोग इसमें क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो दिल्ली के लोगों को जो भेजा था उसने एक चैलेंज किया कि ठीक है, तुम्हारे घर में 10 लोग हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे घर का नियम कानून बना दे और ऐसा नियम बनाए जो तुम्हारे घर के 10 लोग क्या कर ले, मान ले। इस प्रकार से बिरकनहेड ने चैलेंज किया कि कोई भी भारतीयों में अगर दम है तो वो संविधान बना के दिखाए, नियम और कानून बना के दिखाए, और ऐसा नियम कानून बनना चाहिए जो पूरे भारतीय माने। इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू पिताजी थे किसके, जवाहरलाल नेहरू के। तो मोतीलाल नेहरू ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कहा कि मैं बनाऊंगा भारत का संविधान। और उन्होंने 1928 में एक अपनी रिपोर्ट बनाकर पेश की, जिसे उन्हीं के नाम पर कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। क्या कहते हैं बेटा, नेहरू रिपोर्ट। ये नेहरू रिपोर्ट जो है ये किसके नाम पर है, मोतीलाल नेहरू के नाम पर। किसके नाम पर, मोतीलाल नेहरू के नाम पर, इन्हीं के नाम पर ये नेहरू रिपोर्ट पड़ गया। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जवाहरलाल नेहरू नहीं। अगर कभी पूछ दे कि नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया था तो आंसर क्या हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। तो जैसे ही मोतीलाल नेहरू ने अपना रिपोर्ट दिया, सबसे पहले उन्हीं के बेटे जवाहरलाल नेहरू ने इसका क्या कर दिया, विरोध कर दिया। और जैसे जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया, बिरकनहेड ने क्या चैलेंज किया था कि ऐसा कानून बनाना है जो सभी कोई माने। और इन्होंने ऐसा कानून बना दिया जिसका सबसे पहले विरोध कौन कर रहा था, ऐसा संविधान की कल्पना इन्होंने कर ली जिसका विरोध सबसे पहले इन्हीं के बेटे जवाहरलाल नेहरू ने कर दिया। इसी प्रकार से नेहरू रिपोर्ट क्या हो गया, फेल हो गया। क्योंकि चैलेंज में क्या था कि ऐसा कानून बनाओ जो सब कोई माने। जब अपना ही बेटा कानून नहीं माने तो कानून क्या हो गया, ये संविधान की जो कल्पना इन्होंने की थी मोतीलाल नेहरू ने, वो फेल हो गई। ऐसा क्या बात कह दिया मोतीलाल नेहरू ने कि जवाहरलाल नेहरू भड़क गए। उसमें उन्होंने सारी चीज़ों को सही सही लिखा था, बस एक शब्द के चलते जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि ना, मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूं। वो शब्द था औपनिवेशिक स्वराज। औपनिवेशिक स्वराज, औपनिवेशिक स्वराज। 1928 चल रहा है और 1928 में आके मोतीलाल नेहरू कह रहे हैं कि हमें दे दो आधा आज़ादी, डोमिनियन स्टेटस, औपनिवेशिक स्वराज। तब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कहाँ बात कर रहे हैं, औपनिवेशिक स्वराज तो अंग्रेज 1919 में दे रहे थे जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 1914 का प्रॉमिस 1919 में देने के लिए उनको देना चाहिए, लेकिन उसके स्थान पर उन्होंने क्या दे दिया, रॉलेट एक्ट। क्या दे दिया, रॉलेट एक्ट। और अब आप फिर से वही चीज मांगने जा रहे हैं, औपनिवेशिक स्वराज। बिल्कुल नहीं, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज, फुल फ्रीडम, पूरी आजादी। इस कारण से नेहरू रिपोर्ट यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया। और यही कारण है बेटा कि आगे हम पढ़ेंगे कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस में हम देखेंगे 1929 में, उसके जस्ट अगले साल कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में होता है और उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इतना जबरदस्त भाषण जवाहरलाल नेहरू ने इस पे दिया था कि आधा आज़ादी, आधा आज़ादी, क्या आधा आज़ादी, हमें चाहिए पूरी आज़ादी, पूर्ण स्वराज, पूरी तरीके से स्वराज। ये शब्द ऊपर से कट जाना चाहिए औपनिवेशिक। और यही कारण है कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज के मांग को प्रस्तुत करते हुए उसको पारित भी कराते हैं कांग्रेस में। और दिसंबर में रावी नदी के तट पे भारतीय झंडा लहराते हुए कहा जाता है कि 26 जनवरी
1930 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस पहली बार मनाई जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है और भारत 15 अगस्त को आज़ाद होता है। तो इसको इरेज करके हम लोग अब लिखेंगे कुछ चीज़ों को। उन्नीस सौ 19 के अधिनियम की समीक्षा करने हेतु 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन करना था। दस वर्ष बाद, कीप साइलेंस, शोरगुल मत कीजिए। 10 वर्ष बाद क्या करना था? एक आयोग का गठन करना था। तो इसका अर्थ क्या होता? 1919 के बाद 1929 आता, लेकिन 2 वर्ष पहले ही एक कमीशन का गठन किया गया जिसका कार्य 1919 के अधिनियम की जांच करना इसलिए आया था कि इसमें कुछ कमी वमी हो तो सुधार किया जाएगा। उन्नीस सौ 19 के अधिनियम का जांच करना तथा नीचे कहाँ तक दिख रहा है? अभी लिखेंगे तो हैंड राइज करके बता देना। तथा भारत में संवैधानिक विकास पर समीक्षा करना था। इस कमीशन में, इसको अगला पॉइंट के रूप में लिख लेना, इस कमीशन में 7 सदस्य थे। इस कमीशन में 7 सदस्य थे और इसकी गठन, इसके नीचे नहीं दिखेगा ना, और इसकी गठन 1927 ईस्वी में की गई। सर जॉन साइमन इस कमीशन के अध्यक्ष थे। उन्हीं के नाम पर इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। उन्नीस सौ 28 ईस्वी को यह कमीशन बम्बई पहुंचा और इसका भारत में व्यापक विरोध शुरू हुआ। भारत में व्यापक विरोध शुरू हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट के रूप में लिखेंगे, इरेजर लाओ। क्योंकि इसमें सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे और एक भी भारतीय शामिल नहीं था।
जिस कारण से काले झंडे बोर्ड इरेज करो से काले झंडे दिखाकर एवं साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन, साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन का नारा लगाकर इसका विरोध किया गया, इसका विरोध किया गया। तो बेटा ये था आपका साइमन कमीशन जिसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। अब हम अलग से लिखेंगे नेहरू रिपोर्ट के बारे में, चूँकि वो अलग ही टॉपिक है, ठीक है, तो उसको हम इसके बाद देखते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट। ऑलरेडी समझा दिए हैं, केवल लिख देते हैं, ठीक है, किसी को समझने में दिक्कत तो नहीं है, सबको समझ में आया ना। उस समय तत्कालीन सचिव बिरकनहेड ने भारत में हो रहे साइमन कमीशन के बहिष्कार से नाराज होकर सभी भारतीयों के सामने एक चैलेंज रखा, जिसमें उन्होंने भारतीयों से ऐसे संविधान समीक्षा का निर्माण करने को कहा जो सभी दलों एवं सदस्यों को मान्य हो। अगला पॉइंट में लिखेंगे, इस चुनौती को कांग्रेस ने स्वीकार करते हुए दिल्ली में, नीचे नहीं दिखेगा ना, लिखने में दिक्कत होगा, ऊपर इरेज कर दो, एक लाइन छोड़ देना नीचे। फरवरी 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू को रिपोर्ट बनाने हेतु अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुना गया। मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसे कौन सा रिपोर्ट कहते हैं बेटा? नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और इस नेहरू रिपोर्ट से कोई दल क्या था? असहमत था। और इस रिपोर्ट से कांग्रेस का एक दल सहमत नहीं था,
क्योंकि क्या बात कर दी इन्होंने, क्योंकि इन्होंने अपने रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज की बात की थी। औपनिवेशिक स्वराज की औपनिवेशिक स्वराज की बात की थी। इस प्रकार नेहरू रिपोर्ट सफल रहा कि नहीं? नहीं रहा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में किस प्रकार से पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है कांग्रेसियों के द्वारा। तो अब बात करते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा टॉपिक है, इन्हीं सब चीज़ों की विफलता थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। तो अगला हमारा रहेगा इसमें पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग। अभी हम लोगों ने देखा कि औपनिवेशिक स्वराज जैसे ही मोतीलाल नेहरू ने मांग की, एक वर्ग जो था कांग्रेस का असमर्थ था, क्योंकि औपनिवेशिक स्वराज से उनका संतुष्टि होने वाला नहीं था, उन्हें चाहिए थी पूर्ण स्वराज। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन, लाहौर पाकिस्तान में इस समय स्थित है लेकिन उस समय भारत का पार्ट था, तो वहीं पे एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वहीं जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने सीधे क्या बात कही थी कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। तो जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष बनते हैं और जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आगे आने वाला 26 जनवरी, कब? देखो भाई, ये जो हुआ था ना 31 दिसंबर 1929, इस दिन को घोषणा किया गया झंडा फहरा के कि आगे आने वाला 26 जनवरी 1930, क्योंकि देखो ये क्या चल रहा है, कौन तारीख है, इसके अगले दिन कौन तारीख आ जाएगा, 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आएगा, 1 जनवरी 1929 बदल जाएगा किस में, तो वहीं जनवरी आ गया, 1930 आ गया, क्या तारीख, तो 26 जनवरी 1930 को भारत को स्वतंत्र हो जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रण लिया था। लेकिन हुआ क्या? नहीं हुआ। तो नेहरू जी की बात भी कट गई। तो जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो नेहरू जी ने कहा कि कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा बताया गया डेट क्या हो जाए, काम में आ जाए, इसीलिए इस दिन संविधान को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, भारत को गणतंत्र बना दिया गया। और बच्चों, मैंने गणतंत्र के बारे में बात किया था कि देश का सर्वश्रेष्ठ पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर जनता के द्वारा चुना जाए उसी को क्या बोलते हैं, गणतंत्र, उसी को क्या बोलते हैं, गणतंत्र। तो इसी दिन, यही कारण था कि इसी दिन संविधान को लागू किया गया, क्योंकि नेहरू जी ने ऐसा संकल्प ले लिया था कि इसी दिन भारत को क्या करा देंगे, आज़ाद। लेकिन हुआ नहीं, तो सोचे कि बात तो मेरा रहा नहीं, तो इसलिए कोई काम करो कि मेरा बात भारतीय जनता हमेशा क्या रखे, याद रखे। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, जस्ट मिनट, चलो इसमें हम लोग लिखेंगे कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कहाँ हुआ था बेटा, लाहौर में हुआ था, में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनाए गए और इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रखी। कैसी स्वराज? आधा की पूरा? पूर्ण स्वराज की मांग रखी। ये डेट 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि क्यों देखता है, जो 1 जनवरी का पार्टी होता है एकदम नाइट में 12 बजे के बाद, कौन सा दिन आ जाने वाला था, 1 जनवरी, मध्यरात्रि को
रावी नदी के तट पर झंडा फहराकर आगे आने वाले 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की क्या की गई? घोषणा की गई। लेकिन बेटा गांधी जी के और नेहरू जी के घोषणा करने से कुछ होने वाला नहीं था। यही कारण है कि मैंने कहा था सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे समाप्त हुआ, ब्रिटेन में सत्ता पलटी, क्लीमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बने और यूएनओ जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जब मीटिंग हुई तब कहा गया कि जितने भी औपनिवेशिक देश हैं सबको आज़ाद कर देना चाहिए। और अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा था मिस्टर एटली द टाइम हैज़ बीन कम, यू शुड लीव द इंडिया, समय आ चुका है, आपको भारत क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। और इस कारण से देश आज़ाद होता है, ना कि नेहरू के संकल्प और गांधी जी के डंडा से। क्लियर है? हालांकि इन लोगों ने भी संघर्ष किया है, नो डाउट, लेकिन संघर्ष का परिणाम यह है कि नेहरू जी 15-16 वर्षों तक प्रधानमंत्री, हालांकि गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने पहले ही फिनिश कर दिया रहते, तो आगे अब गांधी जी कितना साल तक उनका वर्चस्व चलता भारत में वो तो देखने वाली बात थी। खैर, ये था हमारा पूर्ण स्वराज की मांग। एक टॉपिक और इसमें हम डिस्कस करेंगे, यानी क्रांतिकारियों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ मूव करेंगे। इरेज करो। अगला छोटा टॉपिक है हमारा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का उभार। जब शायद प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्रांतिकारी क्या होते हैं, ठीक है। तुम्हारे ही एरिया में 2-3 प्रकार के लोग होंगे। एक प्रकार के लोग ऐसे हैं जिनको लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब नहीं है, जैसे कि मेरा लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब नहीं है, तो मैं हो गया उदारवादी, गांधीवाद को फॉलो करने वाला हूँ मैं भाई। गांधी जी कहते हैं एक इधर से खाइए तो एक इधर दे दीजिए, हम कहेंगे एक नहीं, 2 इधर से मारो, 2 इधर से मारो, क्योंकि हम एकदम उदारवादी दल के आदमी हैं, ठीक। दूसरा व्यक्ति आता है जो लड़ाई झगड़ा तो नहीं करता लेकिन बकर ढेर बोलता है, इतना ज़्यादा बोलेगा ना कि लड़ाई करवा देगा। ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं उग्रवादी। क्या बोलेंगे? अब ऐसा व्यक्ति जो लड़ाई करे वो होता है क्रांतिकारी, अंग्रेज कहते थे आतंकवादी। तो सबसे ज़्यादा डर हमसे लगेगा ज़्यादा बोलने वालों से कि लड़ने वालों से। अंग्रेज भी इन्हीं से डरते थे। अंग्रेज़ों को गांधी जी से डर नहीं लगता था। गांधी जी लाठी लेके 200, 500, 1000 करोड़ लोगों को भी लेके पीछे चल दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 दिन, 2 साल, 4 साल करेंगे, फिर धीरे धीरे समझौता होगा, ख़त्म हो जाएगा बात। लेकिन क्रांतिकारियों से अंग्रेज़ों को बहुत डर लगता था। कारण था कि ये लोग केवल हत्याकांड में भी विश्वास करते थे, केवल मर्डर। जैसे किंग्सफोर्ड एक समय बंगाल में काफ़ी क्रांतिकारियों को पकड़ के सजा दे रहा था। अब क्रांतिकारी का मूड घूम गया, उन्होंने कहा कि किंग्सफोर्ड को उड़ा दिया जाएगा। किंग्सफोर्ड बग्घी में जा रहे थे, मुजफ्फरपुर की बात है, तभी 2 क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने फेंक दिया बम। अब बम फेंका तो बम उस समय किंग्सफोर्ड था ही नहीं, गाड़ी में कोई और जा रहा था। किंग्सफोर्ड की गाड़ी बच गई और दूसरे गाड़ी पर बम लगा। उस समय एक और अधिकारी थे कैनेडी, उनकी पत्नी और बेटी उस गाड़ी में बैठे हुए थे, गाड़ी ब्लास्ट हुआ, दोनों लोग मर गए। ये दोनों भागे, पकड़े गए, फांसी पर चढ़ा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्रांतिकारी फिर भी डरे नहीं फांसी पर चढ़ने के बाद भी। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे चापेकर बंधुओं को देखिए, प्लेग फैला हुआ था। और प्लेग में बात यह हुआ कि प्लेग जैसे कोरोना फैलता है ना, वैसे ही प्लेग फैला हुआ था। प्लेग जो है चूहा से फैलने वाली एक बीमारी है, महामारी का नाम दिया गया था। 1920 में जब उस समय 1920 के करीब प्लेग फैला हुआ था, देखो आज 2020 में कोरोना फैल गया 100 साल के अंदर, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे प्लेग के बारे में। तो प्लेग उस समय फैला हुआ था, तो 2 अधिकारी पूना और महाराष्ट्र के क्षेत्र में नियुक्त किया गया था। नाम था रैंड एंड आयस्ट।
दोनों अधिकारियों को कहा गया था कि प्लेग के बारे में अच्छे से जानकारी लीजिए और इसमें हेल्प कीजिए लोगों का। लोगों का हेल्प करने के बावजूद क्या कर रहे थे, लड़कियों का, महिलाओं का शोषण कर रहे थे। इस बात से उस क्षेत्र में तो बहुत लोग नाराज थे, उनके अंदर गुस्सा तो था, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा था। तभी आते हैं बाल गंगाधर तिलक और अपने पत्रिका में लिखते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए गीता में लिखा है कि अधर्मी को नाश करने वाला पाप की भागीदारी नहीं होता है। इसका मतलब था कि अगर तुम किसी पापी को मार देता है तो तुम्हारे ऊपर पाप नहीं रहेगा, बस। और क्या था, चापेकर बंधुओं के अंदर जोश भर गया, जाके रैंड और आयस्ट की हत्या कर दिया। रैंड और आयस्ट मर गए, चापेकर बंधुओं को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, अभी भी क्रांतिकारियों के अंदर कोई डर नहीं है। मेरठ षड्यंत्र केस, ट्रेन चलती हुई ट्रेन में आग लगा देना, पटरी को उड़ा देना या ट्रेन को रोक के लूट लेना, कहीं बंदूक और गोलियों का उनका भंडार था उसको लूट लेना, शस्त्रागार कहते थे जिसको, ये सब इनकी आम बात थी। किसी को भी चलते हुए गोली मार देना, जैसे हमने अभी बताया कि सॉन्डर्स जो था, लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज में हत्या करवा दिया, सॉन्डर्स को मार दिया भगत सिंह ने। चलो भाई, देखा था जनरल ओ डायर जो भारत में इतने लोगों का हत्या का आरोपी था, उसको मारा उधम सिंह जी ने। तो किस प्रकार से क्रांतिकारी अपने पैर पसार रहे थे। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्ला खां, खुदीराम बोस, चापेकर बंधु, ये सब के सब क्रांतिकारियों में शामिल थे और इन्हीं लोगों से सबसे ज़्यादा खौफ खाते थे अंग्रेज। फांसी भी बहुत लोग हुई। आप देखिएगा, जितने भी उदारवादी दल के नेता थे उनको फांसी नहीं हुई, उग्रवादी दल के नेता थे फांसी नहीं हुई, फांसी हुई क्रांतिकारियों की। फांसी किसकी हुई? क्रांतिकारियों की। बंगाल में भी एक क्रांतिकारी संगठन बड़ी तेजी से उस समय पनप रहा था, नाम था मास्टर दा। नाम सुना है? दा का मतलब होता है वहां पे भाई, दा का मतलब मिथुन दा। तो दा का मतलब क्या होता है? दादा दादा जिसको बोलते रहते हम लोग। दादा मतलब ग्रैंडफादर नहीं, भाई के जैसा। मास्टर दा मेरे ही जैसा एक शिक्षक थे, इसीलिए तो उनका नाम क्या है? मास्टर दा। उनका नाम था सूर्य सेन। ओरिजिनल नाम क्या था? सूर्य सेन। कोशिश करूंगा कि इस क्लिप में एक सूर्य सेन का यहाँ फोटो डालूंगा आज, ठीक है, देखना तुम लोग। तो सूर्य सेन बंगाल में एक टीचर थे, मेरे जैसा पढ़ाते थे। अब मेरे से अच्छा भी पढ़ाते होंगे ऐसा नहीं है, मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता भाई, वो क्रांतिकारी थे। तो सूर्य सेन एक टीचर थे। पढ़ाते पढ़ाते अचानक उनके अंदर क्रांतिकारी भावना जग गई। अब उनके बच्चे तुम्ही लोग के जैसे थे। क्रांतिकारी भावना जगी, सूर्य सेन अचानक टीचर से क्रांतिकारी बन गए। अब क्या हुआ? बच्चों के अंदर भी उन्होंने ऐसा उत्साह भर दिया कि एक इशारे पर उनके बच्चे किसी का मर्डर करने में भी नहीं पिछड़ते थे। उनको चूंकि टीचर थे इसलिए क्या नाम दे दिया गया? मास्टर दा। और इन्होंने एक अपने बच्चों के साथ एक प्लानिंग बनाई, कहा कि बगल में चटगांव शस्त्रागार है। शस्त्रागार का मतलब जहाँ ढेर सारे हथियार, अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद ये सब रखे जाते थे, चलो लूटेंगे। इन्होंने चटगांव शस्त्रागार को लूट लिया। किसको? चटगांव, बंगाल का पोर्शन था, लूट लिया। और इनके स्टूडेंट्स ने कितनों की हत्या कर दी। बाद में सूर्य सेन को भी फांसी पे चढ़ा दिया गया। आप देखेंगे जितने भी क्रांतिकारी हैं, रेयरली है कि कोई बचा होगा, सभी को फांसी पे चढ़ाया जा रहा था। इस प्रकार से भारत में क्रांतिकारियों का उभार चल रहा था। ये भी कारण था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में इतने ज़्यादा क्रांतिकारियों का दमन करने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन में इस मुद्दे को शामिल किया गया था। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ बातों को लिखनी है, तो मैं लिखवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको लाओ, इरेजर लो। चलिए, भारत में मेरठ षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर वाले में वहीं राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, यही केस चलाकर उनको फांसी दी गई थी, याद रखना। कभी पूछ भी लिया जाए कि किस केस में उनको फांसी दी गई? लाहौर षड्यंत्र केस में। भारत में मेरठ षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस
तथा मास्टरदा सूर्यसेन जैसे क्रांतिकारियों का दमन भारत में एक बड़े आंदोलन की नींव रख रही थी। ठीक है, इसको इरेज करके अब आगे की बात करते हैं। तो क्रांतिकारी आंदोलनों के बाद हम बात करेंगे भारत में असहयोग आंदोलन के बाद उससे भी बड़ा जन आंदोलन स्टार्ट हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आज स्टार्ट कर रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी को हुई थी। बेटा सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है? सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। ऐसी आंदोलन जिसमें अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून का विरोध करना था। क्या करना था? अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून का विरोध करना था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या क्या कारण हो सकते हैं उसको पहले देख लेते हैं, और फिर उस समय नमक का मुद्दा, जो सॉल्ट होता है ना, जो हर एक सब्जी वगैरह में डाल के हम लोग खाते हैं, उसका मुद्दा बड़ी तेजी से ऊपर बढ़ रहा था। नमक का मुद्दा पे गांधी क्यों आ गए इस आंदोलन के अंदर, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन अभी हम लोगों ने थोड़ा प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि कैसे साइमन कमीशन भारत आता है और किस प्रकार से उसका विरोध होता है, किस प्रकार साइमन कमीशन फेल हो जाता है। दूसरा था नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट की भी विफलता थी। नेहरू रिपोर्ट भी फेल हो गया, जिस कारण से क्या हो गया, एक बड़ा आंदोलन की नींव रखनी पड़ी। थर्ड था भारत में समाजवाद का विकास। भारत में समाजवाद का विकास। समाजवाद उस समय, अभी जब सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, साम्यवाद और समाजवाद, कार्ल मार्क्स एक व्यक्ति थे जिन्होंने समाजवाद को जन्म दिया था। भारत में समाजवादियों की बात करें, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और आगे चल के जयप्रकाश नारायण, ये तीनों समाजवाद के रूप में उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। चौथा में देख सकते हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया। तो हम लोगों ने साइमन कमीशन के बारे में चर्चा कर लिया है, नेहरू रिपोर्ट और क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में चर्चा कर लिया है। कल हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। पांचवा अपना रहेगा पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग के बारे में भी हम लोगों ने क्या कर लिया है, चर्चा कर लिया है। छठा पॉइंट रहेगा, उस समय आर्थिक मंदी पड़ी थी बेटा। आर्थिक मंदी कब पड़ी थी? 1929 से लेकर 30 के बीच में आर्थिक मंदी पड़ी थी, जिसपे कुछ खास चीज अंग्रेजों ने किया नहीं। ये भी कारण बना सविनय अवज्ञा आंदोलन की। और सातवां कारण था गांधी की 11 सूत्री मांग। गांधी की 11 सूत्री मांग। महात्मा गांधी 11 लिस्ट बनाए, 11 चीज़ों का लिस्ट बनाए, जिसमें उनके 11 डिमांड शामिल थे। और उस समय गवर्नर जनरल थे या वायसराय लॉर्ड इरविन, और गांधी जी कहते हैं कि मेरी 11 मांगों को अगर तुम मान लेता है तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नहीं करेंगे, और अगर तुम 11 मांगों को नहीं मानता है तब हम क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। बेटा तुम जान के हैरान हो जाएगा कि गांधी जी की 11 सूत्री मांग मानने तो दूर की बात हो गई, लॉर्ड इरविन मिला भी नहीं गांधी से। सोचो, ये गए थे ये कहने कि मेरे 11 सूत्री मांग को तुम मान लोगे तो हम इस आंदोलन की शुरुआत नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, और नहीं मानोगे तब शुरुआत करेंगे।
गांधी जी इरविन के पास जाके अभी कहने ही वाले थे कि मेरी 11 सूत्री मांग ये है, मान लो इरविन ने साफ मना कर दिया, जिधर से आए उधर से क्या कर दो, चले जाओ। मतलब इतनी बड़ी बेइज्जती थी महात्मा गांधी जी की, सोचो। इरविन ने मिला, इरविन मतलब गांधी जी से मिला भी नहीं, मांग तो बाद में रखेंगे ना गांधी जी, पहले मिल तो लेते। तब गांधी जी को आया, क्या करो, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की इस प्रकार से स्टार्ट हो जाती है। बेटा डांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। डांडी मार्च क्यों नाम दिया गया? 12 मार्च से शुरुआत होकर 6 अप्रैल तक किस प्रकार से यह मार्च चली। 78 सहयोगी किस प्रकार से इसमें शामिल होते होते 1000 की संख्या में गांधी किस प्रकार से नमक उठाते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह में परिवर्तित हो जाता है, इसके बारे में भी हम लोग कल विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अभी कारणों को देख लेते हैं जरूर। हम लोगों ने इसको देख लिया, इसको देख लिया, समाजवाद के बारे में मैंने बता ही दिया। मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना कि यूरोप में कार्ल मार्क्स, नाम लिख देता हूँ, यूरोप में कार्ल मार्क्स ने किस विचारधारा को पैदा किया था? यूरोप में कार्ल मार्क्स ने समाजवादी विचारधारा को उत्पन्न किया था, जिससे भारतीयों में भी प्रभाव देखने को मिला। समाजवाद के सपोर्ट में, समाजवाद के समर्थन में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे शामिल थे। इस प्रभाव को देखते हुए भी इस आंदोलन को शुरू करने की जरूरत पड़ गई। उसके बाद इसको मैंने बता दिया, लिख लेगा ना, बोल दिए, इसके हिसाब से लिख लेना, अभी तो बता दिए। उसके बाद आर्थिक मंदी में ये लिखना है अपने को कि 1929 से 30 के दशक में भारत आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, जिस पर अंग्रेजों ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं जताई, जिस कारण से भारत में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करने की जरूरत पड़ी। ये हो गया। और लास्ट गांधी जी की 11 सूत्री मांग, इसमें इस प्रकार से लिखना है कि गांधी जी ने 11 मांगों को एक, क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि गांधी जी की 11 मांगे थी, जिसे क्या कहा गया, 11 सूत्री मांग। उन मांगों को गांधी उस समय वर्तमान जो वायसराय था, वायसराय नाम था लॉर्ड इरविन, लॉर्ड, उस समय गांधी वायसराय लॉर्ड इरविन से अपनी 11 सूत्री मांगों के लिए पहुंचते हैं, और लॉर्ड इरविन उनकी मांगों को सुनना तो दूर, उनसे मिलने से भी क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इस प्रकार गांधी जी ने एक बड़े आंदोलन की नींव रखी। तो कल हमारा टॉपिक रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। कैसा लगा आज का क्लास? थैंक यू।